अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का करम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो एक चीज़ कंफर्म करनी थी। हाँ जी। सर वो ई रजिस्ट्रेशन पे सर हमारे सिर्फ दो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। मेजर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे। यार वो कटा लंबा खुला हुआ है। सर शाहिद को सुनाना होगा। वो कटा लेकिन खुला सर हुआ। वो सर हमने किया था हमारे हो गए। आवाज कट रही है। सर मैंने सर कहा उसमें मैंने अगर किया मैं था, जावेद भाई ने किया था, हमारे हो गए थे। मुर्तज़ा। सर हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वो ऐड रिपीट कोर्सेज में जाओ ना तो फिर सेमेस्टर 6 आके वहां से वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। हाँ। लेकिन हमारे रेगुलर सब्जेक्ट्स में शो नहीं हो रहे वो। यार वो कटा खुला हुआ है लंबा। सर उसकी भेजी हुई है मेल और उसका सर फॉलो अप भी किया हुआ है बिल्कुल। कि पता नहीं कि वो कोर्सेज क्योंकि कंबाइंड हैं तो इस वजह से वो नहीं उठा रहा या जो भी मसला है, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इशू है। और सर वो उसकी मेल की हुई है जो हमारा आईटी का कोऑर्डिनेटर है मेन, और उसकी मेल की हुई है जो कि हमारा वो जो बंदा है नमल वाले जो है, नमल वालों से भी बात की हुई है। तो सर देखो अब कि अगर वो कर देते हैं तो फिर लेकिन वो मामला हमारे हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में है। जी सर। बात की हुई है। ठीक है सर। ठीक। ठीक। सर कल हमने किया था, हमारा हो गया था। जब शाम को सर शाहिद ने लिंक शेयर किया था ना, उस टाइम मैं, जावेद भाई ने और कुछ ग्रुप मेंबर्स ने किया था, तो हो गया था हमारा। नहीं, आप तो सिक्स्थ में हो ना सेमेस्टर में। सर हाँ, छवें वालों का नहीं है इशू। सिक्स्थ फिफ्थ हुआ का चल यूं रहा कि कोर्सेज जो है ना वो सबसे पहले क्रिएट करने पड़ते हैं, वो मैंने क्रिएट कर दिए। फिर उसके बाद वो कोर्सेज क्रिएट करने के बाद असाइन करने पड़ते हैं। असाइन पहले असल में मैंने लिस्ट मेरे पास, क्योंकि मैं लिस्ट में मेरे पास अपीयर हुआ छठवां सेमेस्टर, छठवें सेमेस्टर में, और इनके कोर्सेज जो है ना तुम लोगों के वो थे कंबाइंड, मैंने डाल दिए। पहले छठवां कर दिया, जब मैं पांचवें पे आया तो दोबारा कोर्सेज मैंने डाले। अब मैं जब उनको असाइन करने जाता हूँ ना, क्रिएट तो हो गए, है। जी सर। असाइन करने जाता हूँ तो वो सेमेस्टर वन शो करता है। अब मैंने अगर वो असाइन कर दिए, वो डिलीट भी नहीं हो सकते, मसला उनके साथ एक और भी है। तो गलती की गुंजाइश वगैरह बिल्कुल ही नहीं थी। तो मैंने कहा यार अब अगर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में फाइव अपीयर ही नहीं हो रहा, तो मैं अगर इसको वो कर दूं, सबमिट करवा दूं या असाइन कर दूं, तो ये तो सेमेस्टर वन में असाइन हो जाएंगे, वो फिर अलहदा एक और कट्टा खुला हुआ होगा। तो वो फिर मैंने कल मेल की है उनको, तो देखें वो किस वक्त रिप्लाई करते हैं और क्या सिचुएशन होती है। अस्सलाम वालेकुम सर सर। वालेकुम सर ये सलाम। जो वालेकुम सलाम। एक किस्म की डेटा एंट्री का काम है, ये तो उन लोगों को करना चाहिए सर, आप लोग क्यों कर रहे हैं? मेरी जान जब से नमल बनी है तो हम टीचर नहीं रहे, हम क्लर्क बन चुके हैं। हर हर काम करना पड़ता है सर। हाँ, यानी वो असल पहले ये में हुआ तो करता था कि एग्जाम डिपार्टमेंट रिजल्ट बनाया करता था, वो रिजल्ट भी हमने बनाने हैं। एग्जाम डिपार्टमेंट पेपर वगैरह जो है वो हम भिजवा दिया करते थे, वो देख लिया करते थे, वो काम भी अब हमें करना पड़ रहा है। ये काम जो है वो डाटा एंट्री वालों का है, ये भी हम खुद करते फिर रहे हैं। और इसके अलावा भी बड़ी बड़ी स्टोरियां हैं। यानी बस खूबसूरत काम चल रहा है जब से। ये तो ऐसा लगता है ये अस्सलाम कोई वालेकुम न्यू सर। यूनिवर्सिटी वालेकुम सलाम। ऑलराउंडर बने कोई हुए सर। क्या न्यू चीज? यूनिवर्सिटी जो है वो बना रहे हैं हम मैं लोग। कह रहा हूँ जी सर हसन। मैं कह रहा हूँ सर ऑलराउंडर बने हुए सर सारे। तो मतलब हर पासे चल रहे हैं वैसे सर। भी पाकिस्तानी टीम का काम
ऑल राउंडर्स की बहुत जरूरत है। वो कल भी मैं वो शोएब साहब से भी कह रहा था कि यार यानी नमल के आने से पहले चीज़ ये थी कि पढ़ाने की तरफ टोटल फोकस हुआ करता था कि यार पढ़ाना है, काम शाम होते थे दूसरे वाले भी, लेकिन वो फाइल्स वगैरह क्यूसी की बनानी होती हैं, वो हम सेमेस्टर के एंड पे हफ्ता डेढ़ दो लगा के तो फाइल्स बना लिया करते थे। जब से ये एलएमएस वाला मथे मेरे लगा है, तो आपकी सोच है कि बस स्टूडेंट को मसला है तो वो मेरे अंदर फिक्स हुआ हुआ होता है, तो टीचर्स को मसला है तो वो मेरे अंदर फिक्स हुए हुए होते हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके अभी एलएमएस का मसला सीधा हुआ था कुछ, अभी भी उसमें इश्यूज रहते हैं, तो ये कटा नया एक और खोल लिया इन्होंने कि जी रजिस्ट्रेशन करनी है। मैंने कहा यार लाइफ सुकून में जो है ना, तो खैर सर जैन। जी सर। सर वो एक क्वेश्चन था कल, एक जगह वो पढ़ा रहा था, तो टॉपिक था एक उसका टारगेट कॉस्टिंग का। वैसे ही बात होते होते बात निकल आई उसके ऊपर कि एक कंपनी है जी जी। जैसे सेवर है या माइनिंग कंपनी है सपोज, वो क्या करती है कि वो अपने जो वर्कर्स वगैरह हैं उनको पिक कर रही है और उनको माइन तक लेके आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। किस हेड में चार्ज करना चाहिए इसको? लेबर की कॉस्ट में। लेबर की कॉस्ट में? यानी मुझे मुझे जो मुझे हजम नहीं हो रही थी बात कि लेबर कॉस्ट में क्यों जाएगी, डायरेक्ट लेबर में तो नहीं जाना चाहिए इसको। लेकिन मतलब आप वो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लेबर, अगर वो क्योंकि वो वर्कर्स डायरेक्टली माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, मतलब अगर आप उनको एक्स्ट्रा सैलरी दे दे, अगर आप उनको ये बोल दें कि ये अलाउंस उनको मिलेगा, तो वो उनकी सैलरी का पार्ट होगा, तब भी तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा ना। नहीं, वो देखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में तो वो चाहे वो चीज नहीं है जो कि उनकी जो टाइम शीट, वो जो टाइम कार्ड है या जो टाइम शीट है पर आवर्स के ठीक है, हिसाब से अगर मतलब उनको पेमेंट हो रही है, तो डायरेक्ट लेबर में तो वो चीज चली गई ना। ये तो मैक्सिमम अगर शायद चली जाए तो उसमें एफओएच में एमओएच में जानी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लेबर को हायर करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं उसको सपोज $12 पे करूंगा, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं कहता हूँ यार $12 नहीं पे करूंगा, 10 पे करूंगा, लेकिन तुम्हारे आने जाने की कॉस्ट मैं बेयर कर लूंगा, तो मतलब बात तो एक ही हुई वो, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से मतलब ऐसी। मुझे मुझे जो चीज यानी जो जो मेरा डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि अब ये चीज ऐसी है जो कि दैट्स माय ओन चॉइस। अब अगर मैं इसको प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करता हूं, एक ऐसी सहूलत जो कि मैंने खुद से दी हुई है, अगर तो वो चीज को टैक्सेस हो या कन्वेंस अलाउंस या वो अगर मैं पे कर रहा हूं, तो फिर तो एक्सप्रेसली मैंने उसको यानी उसकी सैलरी का पार्ट बनाया हुआ है, तो डायरेक्टली फिर तो वो चीज़ है क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो सैलरी है तो वो प्रोडक्ट में शामिल हो जानी चाहिए। लेकिन अगर मैंने एक चीज़ जो कि मैंने उनको खुद से सहूलत दे रहा हूँ और उसका बर्डन मैं कस्टमर को ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मुझे बात कोई ज़्यादा अपील नहीं कर रही थी कि यार होना चाहिए नहीं वैसे ऐसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा वैसे, क्योंकि आपके मतलब प्रोडक्ट को मतलब उसके बनने से पहले जो कॉस्ट बियर हो रही है सारी उसके ऊपर। नहीं वो ठीक है, लेकिन सर बात तो वही है ना कि आप ऑब्वियसली उनको ये जो अपनी मर्जी से दे रहे हो, अपनी मर्जी से तो आप उनको और अलाउंसेस वगैरह भी देते हो ना, मतलब जब आप किसी से एग्री करते हो तो ऑब्वियसली दैट टोटल मेक्स अप द होल पार्ट ऑफ द रिम्यूनरेशन। तो अगर एक कंपनी वो ऑफर कर रही है अपने एम्प्लॉयज को कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो बेसिकली इसीलिए कर रही है कि वो शायद उसको या तो सैलरी उस तरह से कम दे रही है, उतनी कंपेटिटिव नहीं है, लेकिन वो अब आप जो उसके बिहाफ पे वो सारा जो आप पेमेंट्स वगैरह करते हो, सपोज
पेंशन पेमेंट्स वगैरह करते हो, तो वो सब आप पहले से ही बंदे ने, एम्प्लॉयर ने तो पहले से कैलकुलेट की होती होगी ना, कि मतलब अगर मैं उसको इतनी सैलरी दूंगा तो मैं उसको ये बेनिफिट्स दूंगा, अगर मैं कुछ कम सैलरी दूंगा तो ये बेनिफिट्स दूंगा। तो मेरे ख्याल से तो ये डायरेक्ट उसका हिस्सा होना चाहिए लेबर का। अब इसमें अगर काउंटर देखा जाए तो जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, बाकायदा तौर पे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा वो मैं दूंगा। मतलब सर वो बेसिकली होता ही है, जिस तरह हम प्रोविजंस की बात करते हैं, तो जब ऑब्लिगेशन होती है वो ऑब्लिगेशन लीगल भी हो सकती है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो मतलब अगर वो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन आपने वो खुद से कंस्ट्रक्ट कर दी है कि आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस ऐसी हैं या आपकी पब्लिश्ड पॉलिसीज ऐसी हैं कि आप ये काम करोगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी फिर ऑब्लिगेशन तो बन ही जाएगी, चाहे वो लीगल ना भी हो, कंस्ट्रक्टिव ही हो, लेकिन वो होगी तो ऑब्लिगेशन ही फिर भी आपकी। लेकिन अगर मैं इसको जब तक बाकी ज्वाइन करते हैं और अगर बाकी माइंड ना करें तो मैं को 3-4 मिनट और ज़रा डिस्कशन, उसके बाद फिर ये है कि हम अपना काम जो है वो शुरू करेंगे। सर जैसे हम अपने एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन अगर कोई प्रोवाइड करता है वो भी तो सेम ही चीज है ना सर? नहीं, मैं अब जैसे एग्जांपल एक, अगर मैं इसके पैरेलल एग्जांपल ले गया हूँ, हमारे यहाँ पे जो गर्मियों में एसी लगाया जाता है और नमल में ये काम एसी शेसी वाला काम नहीं है, वहाँ पे क्लासेस जो हैं वो एयर कंडीशन नहीं है। तो अब मैं अगर ये काम करूं कि मैं अपने वर्कर्स को ये कहूं कि यार मैं आपको एयर कंडीशन जो है वो लगा के दूंगा और वर्किंग एनवायरनमेंट जो होगी वो एयर कंडीशनड होगी, एंड देन आई टेक इट बैक कि यार नहीं यार हम एयर कंडीशन यूज नहीं करेंगे, तो ये तो दैट वाज ऑन माय ओन चॉइस कि मैंने उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट मैंने प्रोवाइड की हुई थी एंड देन आई टुक इट बैक। तो मेरा जो वो है ना कि ये बिकॉज इट्स टोटली ऑन चॉइस ऑफ द मैनेजमेंट, और जो कि एक एक्स्ट्रा चीज उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, दिस शुड बी टेकन एज अ पीरियड कॉस्ट रादर देन अ प्रोडक्ट कॉस्ट, और हम उसको उसके अंदर क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, और अगर मैं ये वापस ले भी लूं और मैं शामिल ना भी करूं तो उनका कोई एतराज बनता नहीं है कि मैं क्यों जो है वो क्योंकि मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन किया हुआ कि यार मैं आपको ये चीज डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा हर सूरत में। कंस्ट्रक्टिव और वो बात भी ठीक है, लेकिन प्रोविजंस के केस में तो चले हम वो मान भी सकते हैं, प्रॉपर एक एक्सपेंस के केस में ये चीज होनी चाहिए। प्रोविजंस के केस में भी तो हम उसको मतलब उसका डेबिट तो हम उसको एक्सपेंस ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैंने बोला हुआ है कि मैं अपने फोन पे, वही वाली प्रोविजन वाली एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट बनती है कि मैंने अपने कस्टमर को बोला हुआ है कि यार मैं तुम्हें 1 साल की वारंटी दूंगा। अब वो 6 महीने बाद मेरे पास वो फोन लेके आ जाता है, तो मैं कह देता हूँ यार ये तो मैंने वैसे ही बोला था, मतलब लेकिन अब इसका काउंटर है, वो इसका काउंटर ये है कि प्रोविजंस तो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो तो हुए नहीं होते, जबकि आप इस केस में तो बाकायदा तौर पे आप उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्चुअल एक्सपेंस हो रहा है, जबकि प्रोविजन तो एक एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है जिसके अगेंस्ट वो क्रिएट किया गया है, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं है, ये तो एक्चुअल है जो कि हो चुका भी है और आपने अब उसको ट्रीट क्या करना है आप तो वो देख रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट तो प्रोविजन क्रिएट करनी वैसे भी नहीं बनती। नहीं प्रोविजन तो नहीं, मतलब वो तो हम डायरेक्टली क्रेडिट कैश को ही कर देंगे प्रोविजन, लेकिन वही वाली बात है कि मतलब मसला तो ये है ना कि उसको एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना ही करना है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि जी हमने उसको इनडायरेक्ट रिकॉर्ड करें, बिकॉज दैट्स माय ओन चॉइस, आई शुड बी द वन हु इज sharing the burden rather than making it a part of the product cost and transferring it to the customer कि इसका बर्डन वो शेयर करे। एक चीज जो मैं अपनी चॉइस पे मैंने अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की है, जो कि मैं वापस भी ले सकता हूं जिस वक्त मेरा दिल चाहे, उसका बर्डन कस्टमर को मैं ट्रांसफर क्यों करूं? और उसमें प्राइस जैसे अगर आप सर वो आप इनडायरेक्ट भी करेंगे,
इनडायरेक्ट भी आप चार्ज करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट में तो आएगा ही ना, तो आप ऑब्वियसली कस्टमर को तो वो फिर भी चार्ज कर ही रहे होंगे, वो डायरेक्टली ना करें, वो तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात है। मतलब इसको इस तरह से समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसमें मैंने 10 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यार 10 की बजाय मेरे पास एम्प्लॉइज 12 होने चाहिए, तो मैं 2 एक्स्ट्रा रख लेता हूँ और वो काम उतना ही करते हैं। अब वो जो 2 एक्स्ट्रा रख रहा हूँ वो उसको मैं इनडायरेक्ट तो नहीं चार्ज करूंगा ना। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं महीने बाद वो 2 को वापस निकाल दूं और फिर मैं 10 से ही काम करवाऊं, तो जो मैं 2 एक्स्ट्रा रख रहा हूँ एम्प्लॉइज उनको तो फिर भी मैं डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करूंगा। मेरा जो सारा जो आर्गुमेंट जो बेस कर रहे हैं ना, आपकी ये डिबेट किसके साथ हो रही थी वैसे? डिबेट मेरी ये हो रही थी एमबीए के स्टूडेंट से सर, जेबिस्ट में क्लास हो रही थी। टारगेट उनका फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक वो है टॉपिक है, तो वो मैं उनको पढ़ा रहा था। तो वहाँ पे स्टूडेंट एक है, ऑल्दो के उसका फाइनेंस का बैकग्राउंड एज सच नहीं है, तो उसने ये क्वेश्चन रेज किया कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हम प्रोवाइड करें अगर कंपनीज करती हैं, और वो अगर कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें तो वो क्या ट्रीट होगा। उस पे फिर एक दो जरा थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके साथ जरा अब एक हैं वो तारिक साहब हैं, उनका व्यू पॉइंट यही था कि जी इसको प्रोडक्ट कॉस्ट में इसको ट्रीट करना चाहिए और एफओएच में इसको हम चार्ज करें। मेरा जो आर्गुमेंट था, हाँ बिल्कुल, बात यह है कि आप जो है अगर उसको प्रोडक्ट का कॉस्ट में चार्ज करें या पीरियड कॉस्ट में चार्ज करें, आप अपनी टोटल कॉस्ट में तो चार्ज कर ही रहे ना उसको, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी वो सारी की सारी कॉस्ट कवर करनी है, तो आपने कस्टमर को तो वो चार्ज करना ही करना है। मतलब ये जो इससे जो फर्क पड़ेगा वो यही है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा और नेट प्रॉफिट कितना, और नेट प्रॉफिट तो खैर वही रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे बेसिकली फर्क पड़ जाएगा मेरे। प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। हाँ, तो कॉस्ट तो मैंने जो है वो तो कस्टमर से कवर करनी ही करनी है ऑब्वियसली, अगर मैं किसी भी तरह से दे रहा हूँ। ये सिर्फ वो प्रेजेंटेशन का इशू है बेसिकली, कॉस्ट तो आपकी टोटल उतनी लग रही है। चलें, इस पे थोड़ा सा मजीद आप भी सोचिएगा, मैं भी इस पे मजीद जरा थोड़ा सा मैं 1-2 लोगों से और भी पता कर लेता हूँ इस बारे में। ये सर बहुत बहुत प्लीज एक जरा, मेरा ये असल में ये कीड़ा जो है ना मेरे उसमें ज़हन में घुस गया है, और ये अब चैन जो है ना मुझे उस वक्त तक नहीं आएगा जिस वक्त तक ये कीड़ा मेरा हाँ नहीं मैं 1-2 लोगों से और भी पता करता हूँ जो एक मेरे वो काफी अच्छे कलीग हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई पिछले 20-22 साल से, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। ठीक है, लाइक मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डिसएग्री कर सकते हैं मतलब ऑब्वियसली, वो डिस्कशन ही है, यानी मुझे मैंने उनसे भी ये कहा है, लेकिन जो मतलब जो क्लास थी, क्लास से भी मैंने ये कहा कि यार ये मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि इसको क्या क्योंकि अब ये बहुत ही खूबसूरत कोई ज़मानों बाद कोई एक सवाल ऐसा आ जाता है जो कि कुछ सोचने पे आपको मजबूर कर दे। तो मैंने कहा यार मैं भी इसको डिस्कस करके मैंने कहा आप भी डिस्कस कीजिएगा, मैं भी इसको डिस्कस करूंगा, डिस्कस करके फिर ये है कि देख लेंगे कि सिचुएशन क्या बन रही। लेकिन सर भी वाली बात है कि मतलब इसमें इशू सिर्फ प्रेजेंटेशन का है। हाँ, कस्टमर को चार्ज करने का या ना करने का तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, चलें अगर इसकी कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने अपनी प्रॉफिट और लॉस में किस तरह से प्रेजेंट करना है, इशू तो सिर्फ वही होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट में नहीं रिकॉर्ड करें तो आप इनडायरेक्ट में भी नहीं करोगे, है तो वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट का हिस्सा ही, तो रिकॉर्ड होना ही है। हाँ चलें, तो जब एक्सपेंस होगा तो फिर कस्टमर से तो कवर होगा ही होगा। वो किधर है भाई, सिकंदर किधर है? बट कड़ाई खा रहा होगा सर। नहीं लाओ, मुनाल भी बैठा होगा इसमें। सर फैसलाबाद गया हुआ था। नहीं तो वो तो फैसलाबाद तो पिछली दफा नहीं गया हुआ था सर, वहां पे गया हुआ था, आ गया मैं वहां से। कल वाली क्लास ली है वैसे उसने? नहीं ली, भी नहीं ली। कल भी नहीं था वो? नहीं, कल भी नहीं था। अच्छा, क्योंकि उसको ग्रुप में मैसेज आया था कि मैम मैं थोड़ी देर तक क्लास ज्वाइन करूंगा, पता नहीं। अच्छा मैम, वो कल वाली क्लास में ऑब्वियसली। ठीक है, वो डीन वाली जो थी।
यस। अच्छा 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 अच्छा, सर चलें। हमारी क्लास से आज बच्चे गायब हैं। क्या हुआ? कह रहा हूँ हमारी क्लास से आज लड़के गायब हैं थोड़े से। वो सर वो कह रहे सर ने शायद याद नहीं किया, है। मैं भी आ गया। वो बैंक शैंक, मेरा ख्याल है कि वो आज वो बारिश भी हो रही है, पता नहीं ये नहीं। वैसे बाबर और फरहान बैठे तो हैं, रियाज भी है, इब्राहिम भी सर है। बैंक में ही बैठे हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और वासिफ बस बैंक में ही है। जी हाँ, सर। बैंकर तो सारे बैठे हैं भाई। जुनेद किधर है? जी सर। जुनेद नहीं। सर ये इब्राहिम साहब भी बैठे हैं हमारे पास, अजीम मस्ती। अब वो तो सर इब्राहिम। बाबर और इब्राहिम दोनों एक ही ब्रांच में बैठे हुए हैं और इकट्ठे हैं। गुड गुड। अच्छा जी, तो आज स्टार्ट तो करते हैं। शहजाद जावेद साहब भी आए हैं। क्या चीज? आज तो सर शहजाद भाई भी हमारे साथ आए हैं पढ़ने के लिए। सर मैं अपने आप तो को, कम जैसे कम ही नजर वो आते हैं। लास्ट टाइम अपने आप को ना बहुत अजीम आदमी महसूस कर रहा था, जब वो जैन ने जो है वो खाना छोड़ के अपना और उसने शिरकत की हमारे साथ, तो मैं इसी तरह आज अपने आप को बहुत एक अजीम आदमी महसूस कर रहा हूँ कि शहजाद जो है वो भी उसने क्लास ज्वाइन कर ली है। तो थैंक यू। सर वो सर जैन, आप खाना तो नहीं खा रहे सर? आप मैं माइंड। नहीं नहीं सर, मैं खा चुका हूँ। नहीं नहीं सर, दूसरे वाले जो दूसरे वाले हैं, हमने लास्ट टाइम से उनको भी सर कहना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, वो मैं उधर ही था जब वो इन्होंने बोला था कि जी अब मैं खाना खा लूं। हाँ हाँ हाँ, मैं मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये ना गुस्ताखी आज फिर हमसे हो जाए, वो खाना शाना खा रहे हो तो हम उनको फिर कोई डिस्टर्ब वगैरह करें कोई। तो जैन सर, कोई ऐसा तो नहीं है? जी सर। सर वो खाना शाना खा लिया आपने? हम इंतजार नहीं करें नहीं, आपका। क्या हुआ? क्या आज नहीं खाएगा? आज नहीं खाना है? अच्छा अच्छा। और वो आपके वो दोस्त किधर हैं, जो गहरे तरीन दोस्त? मेरे गहरे तरीन दोस्त हाँ, जहांगीर तरीन। एक ही तो है वो अब अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद जो हैं। सर वो इधर ही है, बस अभी आते हैं थोड़ी देर तक के, काम में बिजी है जरा। अच्छा 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 अच्छा। चलें जी, काम स्टार्ट करें। लेवरेज्ड बाय आउट से मैं तो आज वैसे फिर थोड़ा सा तैयार बैठा हुआ था कि अगर वो सिकंदर आएगा तो हमने कुछ और डिस्कशन भी करनी थी जो उसने कही भी थी, लेकिन वो लास्ट टाइम भी नहीं आया आज। सर आ रहा है, वो आ रहा है, बस 5 मिनट में आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें। मेरी लेवरेज बात हुई बाय है, वो आउट है। सिखा रहा है, बस काम कर रहा हूँ। लेवरेज जो है वो फाइनेंस की टर्म्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो डेट के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है। और ऐसा बाय आउट या ऐसी कोई, जब आप को बिजनेस परचेज करें जो कि जिसमें। सर जी जी। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। पहले मैं वेट कर रही थी कि आप बात कर ले, फिर को मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा था, मैंने पैकेज यूज कर रही हूँ। ठीक है अगर वो खत्म हो गया तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा आपको बता दूँ। कोई मसला नहीं, जैसे देख लीजिएगा, सहूलत के साथ दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, या अगर ना हो सका तो। का मेरे पास वाईफाई है और मौसम की वजह से वो चला गया, तो मैंने सिम के ऊपर पैकेज करके ठीक है, उसके साथ ज्वाइन किया था। मैं आपकी इस कुर्बानी के लिए शुक्रगुजार हूँ कि इस जोश जज्बे की भी कदर करता हूँ कि माशाल्लाह आपने क्लास जो है वो फिर भी नहीं, नहीं मैं छोड़ी। इसलिए बता रही थी कि शायद ये डिस्कनेक्ट अगर पहले हो जाए तो कोई मसला आपको पता। कोई मसला नहीं है। और वो वीडियोस जो हैं वो आपके साथ हम शेयर डेफिनेटली जब ग्रुप में होंगी तो कोई ऊंच नीच कोई थोड़ी बहुत अगर हो गई तो वो वहां से देख लीजिएगा। को फिर भी मसला रह गया तो खादिम हमेशा हाजिर है। थैंक यू सर। अच्छा जी। तो लेवरेज मींस के जैसे वो लेवरेज नहीं आप कहते होते हैं कि भाई लीवर बेसिकली एक डिफिकल्ट टास्क को थोड़ा सा पुश और थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करता है कि आप एक डिफिकल्ट टास्क जो है वो इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो
उसी से ही लेवरेज्ड बाय आउट है, लेकिन हमारे यहाँ पे लेवरेज जो है वो हासिल करने के लिए बेसिकली जो हम डेट का जो सहारा लेंगे अपना टारगेट अचीव करने के लिए, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये होगा। बेटा ये जरा 1 मिनट, ये जरा दरवाजा। इसमें अब जो चीज कि a leverage buyout is a takeover of a company or of a controlling interest in the company using borrowed money। उधार लेके और आप जो है वो कंपनी जो है वो आप चला रहे होंगे, कंपनी को टेक ओवर करने की, एक्वायर करने की आप कोशिश करेंगे, यूजुअली अमाउंटिंग टू 70% और मोर ऑफ द टोटल परचेज प्राइस विद द रिमाइंडर बीइंग इक्विटी कैपिटल। यानी अगर 70% भी हो तो अब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो खैर आपका मोर देन 50% पे भी आ जाएगा, लेकिन अगर जो बाकी वो हैं जो रिमेनिंग जो शेयर होल्डिंग है वो अगर अनरिलेटेड हो या जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करने वाली ना हो, तो उस केस में जो है वो ऑब्वियसली आपका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 70% और मोर की वो बात कर रहे हैं ऑफ द टोटल परचेज प्राइस। 70% आप उधार, 30% अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। द गोल ऑफ अ लेवरेज्ड बाय आउट कैन बी ऑफ अ डुअल नेचर, a strategic industrial nature and a financial speculative nature। strategic industrial nature ये है कि आप जो है वो उससे horizontal या vertical integration करना चाहते हो, और financial speculative nature ये है कि इस कंपनी को जो है वो हम बाय कर लेते हैं और कुछ अरसे बाद फिर ये है कि इस कंपनी को जब हम दोबारा कन्वर्ट करेंगे, अभी हम थोड़ी देर में ये देखते हैं कि ये क्या बात हो रही है, तो उससे जो शेयर प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से जो हमें प्रॉफिट होगा या जो गेन होगा वो भी आपका एक मकसद जो है वो हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी सर। भाई किधर गायब हो तुम? सर इधर ही हूँ मैं। वो तो अभी इधर हो, यानी इतने अरसे से कहाँ गायब हो? सर वो मैं कुछ बीमार सा था। क्या हुआ था? बस सर वैसे ही मौसम चेंज हुआ था तो इसकी वजह से। अच्छा, तो हम आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। आपका जिक्र जो है वो लास्ट टाइम भी हुआ, हमने कहा यार पता नहीं बिलाल जो है वो किधर बताया था आपको सर। क्या हुआ? जी सर वो मुझे पता, मैं बस मजबूरी थी। अच्छा 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 अच्छा, अब ठीक है बिल्कुल? बस अभी बिल्कुल तो नहीं हो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का। चलें, अल्लाह वो सर पेट खराब हो गया था ना बिलाल का। अच्छा सही कह रहे हो मुर्तजा तुम। अल्लाह आपको मुकम्मल तरीन सेहत दे। मुर्तजा क्या कहा है आपने? मैंने कहा यार पेट खराब हो गया था। वो कह रहा है फैट फूड ज्यादा मत खाया करें। अब ये देखें इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये तो यही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन चलें खैर। सर ये अस्सलाम वालेकुम सर, वो कोरोना के दिनों में ये फैट फूड सख्ती से डॉक्टर ने मना किया है। सिकंदर आ गया सर, सिकंदर आ गया। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है सर? हम तो आपका पिछले हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं। सर सॉरी सर, सुना कैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कब से वेट कर रहे थे कि सिकंदर आएगा सिकंदर आएगा। तो सर वो थोड़ी बारिश थी, बात रश था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा 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 अच्छा। वो कैसा आपका दौरा रहा फैसलाबाद का? सर फिट था, अल्लाह का शुक्र है, ठीक था। सारी इल्मी किताबी बातें कर रहे हैं आप वहाँ पे? सर वैसे ये बात फैसलाबादियों से जी सर वहाँ पे मैं अपनी एकेडमी खोल के आ गया, मदरसा जेलम वाला। अच्छा, क्या बात क्या बात है।
अच्छा जी, तो वो हमने आपसे डिस्कशन भी करनी थी, वो चलें खैर थोड़ा सा ही हम कर लें, तो फिर उसके बाद डिस्कशन फिर जो है वो हम करते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। अब इसमें दो चीजें थी, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल नेचर है जिसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंटीग्रेशन हो सकती है, और फाइनेंशियल स्पेकुलेटिव नेचर है कि कंपनी जो है वो शेयर प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से हमें अगर कंपनी हम बाय कर लेते हैं तो हमें अच्छा खासा जो है वो उसके ऊपर प्रॉफिट या गेन जो है वो हमें हो सकता है। Going private, transformation of a public corporation into a privately held firm. अब ये वो चीज़ है कि यूजुअली लेवरेज बायआउट का यूजुअली जो मेन मकसद जो है वो हुआ करता है, वो ये हुआ करता है कि आप एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, और यूजुअली ये काम जो है वो यानी इस काम के लिए यूज जो है वो कंपनी की मैनेजमेंट भी हो सकती है। एक जो उसमें काफ़ी जो यूजुअल मेथड जो यूज़ किया जाएगा वो ये वाला है। तो लेवरेज बाय आउट की वजह से क्या हो रहा है कि पब्लिक कॉरपोरेशन प्राइवेट कॉरपोरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और पब्लिक और प्राइवेट कॉरपोरेशन में जो है वो डिफरेंस क्या होता है, ये हम पूछते हैं गयास से। जो कि हमेशा की तरह ज्वाइन कर, जिनके शेयर्स जो होते हैं जिनके पब्लिक में ट्रेड किए जाते हैं होते हैं वो पब्लिक होती है, और जिनके नहीं होते वो प्राइवेट। दोबारा से सर, जिनके शेयर्स जनरल पब्लिक में ट्रेड किए जाते हैं, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसके जो शेयर्स होंगे वो पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे ना, ठीक है, उनके स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड। जो प्राइवेट होते हैं उसमें आप कर नहीं सकते, पब्लिक आप नहीं दे सकते लोगों को ना। ठीक है। ऐसी कंपनी जो कि जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी जो कि जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकती है उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। और ठीक है, मुझे नहीं है जरूरत। तो इसमें वो नंबर ऑफ मेंबर्स की भी नहीं थी कि हाँ जी जो बिल्कुल, मैं प्राइवेट होती है अभी मैं उसी तरफ आ रहा 7 था, होते हैं। लेकिन वो क्योंकि ज़रा थोड़ी सी ठंड हो चुकी है तो वो मेरा ख्याल करने के लिए कोई गरम गरम चाय के साथ कोई आया था कमरे में, तो मैंने कहा कि क्या बात है क्या बात है, तो इस वजह से वो बात बीच में रह गई। तो जी सर बनवाए हम भी आ रहे हैं, सर आप बनवाए हम भी आ रहे हैं। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह पकोड़े भी खिलाएंगे आपको इसके साथ, और खाना भी खाएंगे क्योंकि उस वक्त तक तो खाने का टाइम भी हो चुका होगा। सर वो फिर हम पूछे में क्या लाऊं? नहीं नहीं, आप मोस्ट वेलकम, आप आए, खिलाएंगे भी हम आपको और चाय भी पिलाएंगे आपको। सर बोनलेस दूसरे वाले वो जो पकोड़े होते हैं फिलहाल उससे गुजारा कर लेंगे, बोनलेस वाले फिर देख लेंगे इंशाल्लाह, वो भी कभी सही। वैसे वो हैं स्पेगेटीज बनी हुई हैं, तो अगर वो आप खाना चाहें तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। उसमें आपको बोनलेस मिल जाएगा, ये जो बोनलेस कह रहा था उसके लिए वो ऑप्शन उस तरफ खुली हुई होगी। अच्छा तो बस क्या करे, वो सिकंदर को जरा शौक है बोनलेस का। अच्छा अच्छा, तो हम लोग जो है वो बात कर रहे थे पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में। तो प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 1 होता है, और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन जो है वो 50 तक जा सकते हैं। 20 जी मैक्सिमम सर 20 नहीं होते प्राइवेट में, पब्लिक में 50 तक। नहीं नहीं, पब्लिक में तो अनलिमिटेड है, पब्लिक में अनलिमिटेड है, और जो
प्राइवेट है उसमें मैक्सिमम 50 हो सकते हैं और मिनिमम 1 होगा, और ऐसी कंपनी को सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं। और जो वो है सर पब्लिक में तो एटलीस्ट 7 होने चाहिए ना किसमें? मिनिमम। नहीं नहीं, आवाज आपकी असल में कट रही है काफी, तो ये पब्लिक में होती मिनिमम है सर, मिनिमम 7 होते हैं पर मिनिमम में 7 सर मैंने शायद पढ़ा। नहीं जी, ये भी पुरानी वो है क्या कहते हैं, पुराना हिसाब किताब है। ये जो मिनिमम उसमें 2 और मैक्सिमम की जो है वो कोई लिमिट जो है वो नहीं है। मिनिमम जो है वो 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 7 है सर वैसे जहाँ तक हमें। ये आपको यहाँ कंफर्म कर देते हैं, हम रेफरेंस के साथ बात करते हैं, जो बात भी करें। सही है सर, इंजीनियर की तरह सर। हाँ हाँ, हम जो बात भी करेंगे रेफरेंस के साथ करेंगे। रेफरेंस के बगैर जो है वो हम बात नहीं करते होते। अच्छा, एक तो कहाँ गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो गई, सिंगल मेंबर कंपनी है जी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और सिंगल मेंबर कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। तो अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी जो है वो एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम जो है वो इसमें 50 हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई मेंबर्स ज्वाइंटली होल्डिंग शेयर्स हैं तो उनको फिर एक ही तस्वर जो है वो किया जाएगा। और जो पब्लिक कंपनी है इसमें जो मिनिमम तादाद है वो है आई गेस कहाँ गया, मिनिमम तादाद उन्होंने नहीं बताई भी, मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट नहीं है इसमें। जो सर वैसे गूगल पे 7 है 3 है सर। जी 3 है जी सर, क्योंकि ये सर इम्तियाज ने बताई थी हमें लास्ट सेमेस्टर में सर। हाँ, तो 3 मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। जबकि उसमें पब्लिक प्राइवेट वाली में 1 मिनिमम जिसको सिंगल मेंबर कंपनी कहेंगे, और ये सिंगल मेंबर कंपनी के साथ एसएमसी और 50 मैक्सिमम। जी कोई क्या कुछ ऐड करना चाह रहा है कोई? अच्छा चलें, एनी हाउ बात हो रही थी कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, अच्छा जो पब्लिक कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, और जो प्राइवेट कंपनी है वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। वो प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू नहीं कर सकती, और शेयर्स इशू करने के लिए उसको किसी ना किसी प्राइवेट प्लेसमेंट का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक फर्क है पब्लिक में और प्राइवेट में। प्राइवेट कंपनीज जो है वो नॉर्मली पब्लिक में कन्वर्ट होती रहती हैं, पब्लिक का प्राइवेट में कन्वर्ट होना भी कोई हैरानकुन बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रेशो जो है इसकी बनिस्बत उसके ज़रा थोड़ी सी कम हुआ करती है। खैर बहरहाल मैनेजमेंट बाय लेवरेज्ड बाय आउट का जो मकसद वो कंपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है।